वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। इट इज इन रिगार्ड द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रंस एंड द पेरेंट्स। यहाँ पर 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं। इट इज इन रिगार्ड विद द हम बात करें सिर्फ वाइफ के रिगार्डिंग, यहाँ पर हम बात करें सिर्फ चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, और यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं पेरेंट्स के रिगार्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग आज हम लोग इस सेक्शन में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द बेरेट लैंग्वेज एंड देयर आर सर्टेन 3 इंपॉर्टेंट केस जो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के रिगार्डिंग है। और इसके ये लेक्चर 1 है हमारा। लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे द इंपॉर्टेंट केस लॉ इन रिगार्ड द लिव इन रिलेशनशिप एंड द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के रिगार्डिंग। और लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 126 ऑनवर्ड जो प्रोसीजर है उसके बेरेट लैंग्वेज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 3 लेक्चर होंगे इस पूरे हम लोग 125 सेक्शन के रिगार्डिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेरेट लैंग्वेज। यहाँ पर बेरेट लैंग्वेज में बात करें तो वहां पर वर्ड इट्स वेरी क्लियर, द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। तो इन एनी पर्सन, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस, यहां पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, यहां पर बात की गई आपकी अगर आपके पास सफिशिएंट मींस हुए तो, और सफिशिएंट मीन होने के बाद अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो मेंटेन करने के लिए, अगर आप निगलेक्ट करोगे मैं मेंटेन नहीं करूंगा किसको, अपनी वाइफ को, अपने इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को, जब तक वो माइनर है, जहां लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। क्योंकि जो मैरिड डॉटर है वो तो मैरिज के बाद हस्बैंड के पास चली जाती है, अपने हस्बैंड के पास चली जाती है, तो वो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो रिफ्यूज कर रहा है, अगर वो अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता, अपनी माइनर वाइफ को, तो हस्बैंड जो उसका फादर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट जो है वो बनेगी। तो अगर वो रिफ्यूज कर रहा है, अगर वो निगलेक्ट कर रहा है कि मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, चिल्ड्रन, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो उनको मेंटेन नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली इट इज द ड्यूटी, वो पर्सन्स जो है विक्टिम्स हैं वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं सेक्शन 125 की हमें मेंटेन किया जाए, और ऑर्डर और जो कोर्ट है वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर सुना सकती है कि आप इनको मेंटेन करो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि ये जो केस है वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने जो है वो आप उसको फाइल करोगे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने, और अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर वो सेटिस्फाइड हो गया, प्रूफ आपने कर दिया कि सचमुच ये पर्सन हमें निगलेक्ट कर रहा है, ये हमें मेंटेन नहीं कर रहा, ये रिफ्यूज कर रहा है हमें मेंटेन करने के लिए, तो कोर्ट जो है वो मंथली अलाउंसेस जो है, मेंटेनेंस जो है वो ऑर्डर कर सकती है आपकी केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसमें ये है कि यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुई थी, इट इज जो हमें 2001 में अमेंडमेंट हुई थी। 2001 से पहले जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था वो सिर्फ अप टू 500 रुपीज तक मंथली चार्जेस वो है वो फिक्स कर सकता था। तो 500 इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। एक 500 से आप पूरे मंथ आप कैसे गुजारा कर सकते हो? इट्स नॉट सो इजी। तो इसलिए 2001 में यहां पर अमेंडमेंट की गई और 2001 में यहां पर डिस्क्रिप्शन पावर दी गई मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कि अगर आपको जितना लगता है आपको, आप उतना मेंटेनेंस के ऑर्डर पास कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट यहां पर प्रोवाइजो ऐड की गई, यहां पर 3 प्रोवाइजो ऐड की गई है। पहली प्रोवाइजो ऐड कर रही है, वहां पर ऐड करके उन्होंने मेंशन करेगी मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड रेफर्ड टू इन क्लॉज बी टू मेक सच अलाउंसेस अंटिल शी अटेन्स हर मेजॉरिटी। जब तक एक डॉटर आपकी मेजर नहीं होती तब तक आप उसको मेंटेन करो, ये फिक्स कर दिया यहां पर कोर्ट ने। दूसरी बात, इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, अगर मैजिस्ट्रेट यहां पर सेटिस्फाइड हो गया कि वो जो डॉटर है वो मैरिड है लेकिन उसका हस्बैंड है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो अगर ये सेटिस्फाइड हो गए कोर्ट को, तो कोर्ट जो है उस माइनर मैरिड डॉटर का जो फादर है उसको ऑर्डर पास कर सकती है कि आप उनको मेंटेन करो। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रोविजन ऐड की गई कि फर्दर प्रोवाइडेड मैजिस्ट्रेट में ड्यू द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट, जब तक मतलब आपने 125 की एप्लीकेशन मूव कर दी, अब 125 की एप्लीकेशन डिसाइड होते होते साल 2 साल लग जाते हैं, तो लॉ कहता है कि विक्टिम जो है वो इसी जो एप्लीकेंट है आप उसको इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर दो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो आपको अलाउ किया जाता है। तो थर्ड प्रोवाइजो ये कह रही है कि इंटरिम जो मेंटेनेंस है एटलीस्ट यू हैव टू डिसाइड द इंटरिम मेंटेनेंस विद इन द 60 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, 60 डेज के अंदर आपको इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करना होगा
फ्रॉम द डेट जब उसने एप्लीकेशन लगाई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोवाइडेड एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंसेस फॉर द इंटायरम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोविजो shall as far as well be disposed of within 60 days from the date of the service of notice of the application to such person। जैसे आपने वो नोटिस सर्व किया अपोजिट रिस्पोंडेंट को, उसी दिन से 60 डेज शुरू हो गए और विद इन 60 डेज यू हैव टू डिसाइड द इंटायरम मेंटेनेंस। अब मेन एप्लीकेशन जब मर्जी डिसाइड कर दो, लेकिन इंटायरम मेंटेनेंस को एटलीस्ट आप अलाउ कर दो ना, उसको कुछ तो रिलीफ मिले ना आपको। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बाउंड है इट इज, तो 60 डेज में आपको इंटायरम मेंटेनेंस आपको फिक्स करना होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई कि माइनर है कौन, तो डेफिनेटली एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो माइनर है वो अप टू द जब तक वो 18 साल अटेन नहीं कर लेता अपनी एज, तब तक वो माइनर ही रहेगा, उसके बाद वो मेजर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब वो अगर वो अनसाउंड माइंड पर्सन है तो डेफिनेटली वो जितनी मर्जी उसकी एज हो वो इसमें फॉल करेगा। वाइफ के अगर हम बात करें, वाइफ मीन्स वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड, जिनका डिवोर्स हो चुका है वो स्टिल वाइफ मानी जाएंगे इस सेक्शन में, जिसने अभी रीमैरिज नहीं करवाई और हैज ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड, जिसकी मैरिज का डिवोर्स हो चुका है हस्बैंड के साथ और वो उसने सेकंड मैरिज नहीं करवाई, रीमैरिज नहीं करवाई, तो डेफिनेटली लॉ कहता है आप स्टिल वाइफ की डेफिनेशन में फॉल करते हो। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर पूरे सेक्शंस में 125 में एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है जब भी आप एप्लीकेशन मूव करते हो 125 ऑफ सीआरपीसी रिगार्डिंग, तो प्रीमा फेसी प्रूफ शोइंग दैट द पार्टीज आर लिविंग एज हस्बैंड वाइफ इट इज सफिशिएंट। अगर आप ये सिर्फ लिख दे रहे हो कि हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, सिर्फ प्रूफ दे रहे हो कि हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, स्ट्रिक्टली आप मैरिज को प्रूफ नहीं कर रहे। लॉ कहता है 125 में आपको स्ट्रिक्टली मैरिज प्रूफ करनी भी नहीं है, आपको जस्ट प्रूफ देना है कि वी वर लिविंग एज हस्बैंड वाइफ इन द सोसाइटी। There is no requirement to strictly prove the marriage before claiming the maintenance under section 125. It is not so required under this section. Then हम बात कर रहे हैं 125 की second clause के regarding, तो वहां पर लिखी गई कि any such allowances for the maintenance or interim maintenance and expenses of the proceeding shall be payable from the date of the order। अब वो जो 125 का जो मेंटेनेंस होगा, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस है, चाहे वो फाइनल ऑर्डर का मेंटेनेंस है, वो किस दिन से लागू होगा। लॉ का जब कोर्ट ने ऑर्डर किया तब से भी लागू हो सकता है, जहां और इफ सो ऑर्डर अगर कोर्ट चाहे तो उसको फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से भी वो उसको इंप्लीमेंट करवा सकती है कि भाई इसने एप्लीकेशन जब लगवाई थी तभी से आपको मेंटेनेंस देना होगा, कौन सा इंटरिम या फिर जो मेन जो फिक्स किया जा रहा है फाइनल ऑर्डर जो है उसके रिगार्डिंग। और इन टाइम एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग एज द केस में थी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो कोर्ट डेट फिक्स कर सकता है कि इसका जो मेंटेनेंस है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर जो स्टार्ट होगा इंप्लीमेंट होगा, जहां फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन होगा। देन थर्ड क्लॉज इट सिंपली सेज इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर कि आप इसको मेंटेन करो, अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा और फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, उसके पास कोई सफिशिएंट कॉजेस नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैज सफिशिएंट मींस बट वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो लॉ कहता है भाई इसकी कन्विक्शन होगी, इसकी 1 मंथ की कन्विक्शन जो है वो फिक्स की है, तो 1 मंथ और अंटिल पेमेंट ऑफ द सूनर मेड आपको हर मंथ की 1 मंथ की सजा आपको दी जाएगी, हर मंथ की। अगर वो जनवरी का पे नहीं कर रहा तो जनवरी की 1 मंथ की पनिशमेंट, अगर फरवरी को पे नहीं कर रहा तो फरवरी की 1 मंथ पनिशमेंट, तो हर मंथ की ड्यू पनिशमेंट 1 मंथ है। लेकिन वहां पर प्रोविजो ऐड कर दी कि इसका लिमिटेशन पीरियड कब होगा, विद इन 1 ईयर। तो लॉ कहता है कि प्रोवाइजेस दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड इन द कोर्ट टू लाई सच अमाउंट विद अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ व्हिच इट बिकम्स ड्यू। लाइक सपोज अगर जनवरी में ड्यू हो गया तो आपको 31 दिसंबर से पहले आपको एप्लीकेशन मूव करनी है, विद इन 1 ईयर आपको एप्लीकेशन मूव करनी है, तभी उसके अगेंस्ट कोर्ट वारंट इशू कर सकती है कि हाँ भी जनवरी के रिगार्डिंग उसको 30 डेज अंदर डाला जाए। अगर उसको अंदर भेज दिया जाता और 10 दिन बाद वो पे कर रहा है सर ये लो जनवरी का अमाउंट, उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि वहां पर बोर्ड लिखा है कि अंटिल पेमेंट ऑफ सूनर मेड, जब वो पेमेंट कर देगा उसको बाहर निकाल दो। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो एटलीस्ट पूरा मंथ आपको अंदर रहना पड़ेगा। अगर फरवरी की नहीं पे कर रहे फरवरी का मंथ भी अंदर हो, अगर मार्च की पे नहीं करे तो मार्च का पूरा मंथ अंदर हो, तो उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट आपको प्रिस्क्राइब की गई है। फॉर द सेकंड प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3 वहां पे बोर्ड लिखा है प्रोवाइडेड फॉर द इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन, अगर हस्बैंड कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेन करूंगा लेकिन इस कंडीशन पे कि जो वाइफ है वो मेरे साथ आके रहे, एंड शी रिफ्यूजेस, वो कहती है मैं नहीं रहूंगी, मैजिस्ट्रेट को लगता है अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो गया कि जो वाइफ है उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है
ही हैज अ सफिशिएंट ग्राउंड, वो क्यों नहीं रहना चाहती, ही हैज अ सफिशिएंट ग्राउंड। एज फॉर द सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के रिगार्डिंग, सेक्शन 80 क्या कह रहा है कि जो सब क्लॉज 2 18 सेक्शन किया है कि जहां पर वाइफ जो है वो सेपरेट रह के मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और वहां पर ग्राउंड दिए गए हैं। अगर उन ग्राउंड को आप सेटिस्फाइड कर दो कोर्ट में, तो अगर वो कोर्ट सेटिस्फाइड होगी तो कोर्ट आपको ये डायरेक्शन दे सकती है, आपकी कोई कंडीशन नहीं मानी जाएगी, एंड यू हैव टू गिव द मेंटेनेंस टू योर वाइफ। एक्सप्लेनेशन क्या ग्राउंड है? एक्सपोज इफ अ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन, अगर वो बाइगमी का कॉन्सेप्ट को जो है वो वायलेट करती है, मोनोगमी के कॉन्सेप्ट को वायलेट करती है, अगर वो बाइगमी कमिट करता है तो डेफिनेटली वाइफ के पास सॉलिड ग्राउंड है, वो अलग रह सकती है, वो रिफ्यूज कर सकती है, मैं आपके पास आपके साथ नहीं रहना चाहती। अदरवाइज अदर ग्राउंड्स भी हैं, लाइक वो की मिस्ट्रेस रख रहा है, लाइक रखेल हम लोग जिसको बोलते हैं, कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं, अगर वो अपने घर में कॉन्क्यूबाइन रख रहा है तो वाइफ क्यों रहेगी आपके पास, आपके साथ क्यों रहेगी? तो दीज आर द सॉलिड ग्राउंड जहां पर वो मना कर सकती है। देन वी हैव अ सब क्लॉज 4, यहाँ पर वर्ड लिखा है नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू डिवोर्स टू रिसीव एन अलाउंसेस। यहाँ पर वाइफ के पास कोई राइट नहीं है कि वो मेंटेनेंस रिसीव कर ले। अगर उसने एडल्ट्री कमिट की है, इफ शी लिव्स इन एडल्ट्री, तो वो क्लेम नहीं कर सकती। इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजंस वो सेपरेट रह रही है, कोई ग्राउंड नहीं है सेपरेट रहने का, तो कोर्ट उसको रिफ्यूज कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। अगर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर वो हस्बैंड और दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से वो सेपरेट रह रही है, तो भाई सेपरेट रह रहे हो तो बात खत्म, आप मेंटेनेंस क्लेम ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये ग्राउंड्स दिए गए, और मैजिस्ट्रेट जब मर्जी अगर ये ग्राउंड प्रूफ किए जाएंगे तो जो कोर्ट है वो कैंसिल कर सकती है कोई भी मेंटेनेंस के ऑर्डर को, जहाँ वो कम कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत काफी इंपॉर्टेंट जो है हमारे केस लॉज हैं। फर्दर हमारे पास कुछ केस लॉज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। वी हैव सम केस लॉ अंडर द मोहम्मदन कम्युनिटी के रिगार्डिंग, मुस्लिम कम्युनिटी के रिगार्डिंग, लाइक वी हैव अ केस शाह भानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। इट इज 1985 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वेदर वाइफ जो है वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी, कोई भी है, किसी भी रिलीजन की वाइफ है, वो इज होली इरेलेवेंट टू द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 185। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया कि भाई रिलीजन मैटर नहीं करता, मुस्लिम वाइफ जो है वो भी क्लेम कर सकती है 125 के अंडर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मुस्लिम डिवोर्स वुमन who cannot maintain herself is entitled to maintenance from her former husband till the time she gets remarriage। जब तक उसकी रीमैरिज नहीं होती तब तक वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन इस रूलिंग के बाद फॉर द पर्पस ऑफ ओवररूलिंग द इफेक्ट ऑफ शाह भानो केस, मुस्लिम एक्ट वाज अमेंडेड। सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को अमेंड किया गया, मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 को वहां पर इंसर्ट किया गया। इट कर्टेल्ड द राइट ऑफ द डिवोर्स मुस्लिम वुमन टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर पीरियड ऑफ इद्दत ओनली। और वहां पे कह दिया कि सिर्फ जो मुस्लिम लेडीज हैं वो डिवोर्स के केसेस में सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस ले सकती हैं। इट वाज फर्दर सेड दैट द राइट टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड given to wife under section 125 CRPC of the code until she remarries has been impliedly repealed in case of divorced Muslim wife governed by the proviso of subclause 3। और यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर दिया कि जो 125 जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो हमारे कम्युनिटी पे लागू नहीं होगा, और जो वुमन है जिसको डिवोर्स दिया गया मुस्लिम वाइफ को, वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही वो जो क्लेम कर सकती हैं। तो ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी अमेंडमेंट की गई, क्योंकि शाह भानो बेगम में जो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुस्लिम लेडीज की जो है कह सकते हैं हम लोग उसका स्टेटस को इक्वल बनाने की कोशिश की गई थी दूसरी लेडीज के साथ। लाइक हिंदू वाइफ्स हो गई, उनको 125 एक राइट टू इक्वालिटी क्या है, सभी वाइफ्स को यहाँ पर एक बराबर जो है उसको रखा गया है। तो इसलिए कोर्ट ने वहां पर इक्वालिटी देने की कोशिश की थी। लेकिन क्योंकि वहां पर उसमें वोट जो है कि वो हम लोग कैसे इलेक्शन का टाइम था, तो उस समय इलेक्शन के दबाव में आकर ये जो अमेंडमेंट की गई थी काफी गलत अमेंडमेंट थी। देन वी हैव अनदर केस दैट इज डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज 2001 1985 के बाद 2001 में केस हुआ। यहाँ पर हेल्ड किया गया कि अमेंडमेंट जो की गई थी मुस्लिम एक्ट के अंदर वो डिस्क्रिमिनेशनरी है, और ये जो अमेंडमेंट थी ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की प्रॉपर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये जो अमेंडमेंट की थी ये शाह भानो केस को ओवरराइड करने के लिए की गई थी विद दैट इंटेंशन। तो यहाँ पर डैनियल लतीफ के केस में कहा गया था जो शाह भानो बेगम का केस था वो बिल्कुल सही था। इट वाज करेक्टली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट द लेजिस्लेचर जो है वो मिसइंटरप्रेटेड द केस और उसको अपने सिर्फ वोटों के अकॉर्डिंग वो यूज कर रहे हैं। तो देन ये फाइनल केस शाह भाना भानो, इट इज शाह भाना
भानो बेगम, इट इज शाह भाना भानो वर्सेस इमरान खान, 2010 का केस है ये। तो कोर्ट ने इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया दैट 125 of CRPC would be applicable to a divorced Muslim woman for the purpose of claiming maintenance against her husband even after the expiry of the iddat, so long as she does not remarry. तो कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि चाहे आपका इद्दत पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है, इन स्पाइट ऑफ दैट आप क्लेम कर सकते हो रेगुलरली मेंटेनेंस 125 ऑफ CRPC के रिगार्डिंग। यहाँ पर कोई भी रिलीजियस बार नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा लेक्चर 1, इसको प्लीज आप कर लो इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा अभी ये कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने इस सेशन में डिस्कस करना है लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। क्योंकि वाइफ अगर मैं बात कर रहा हूं तो लीगल वेडेड वाइफ की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारे सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप जो है वो पैर पसार चुका है अपना। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप की जो कपल्स है हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये अभी गलत होगा। तो क्या वो लेडी, क्या वो वुमन जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, क्या वो 125 सेक्शन में क्लेम कर सकती हैं मेंटेनेंस या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में कल। फाइनली हम लोग 2 लेक्चर हम लोग कल रिकॉर्ड करेंगे, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। तो 125 का पूरा कंसेप्ट एज पर द मेन पर्पस ऑफ जो है हम लोग जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग खत्म कर देंगे और सारे केस लॉ डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है हमारा लिव इन रिलेशनशिप का वो डिस्कस करेंगे। किस केस में रिसेंटली 125 को चैलेंज किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है, वो भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में, सेकंड लेक्चर में वो हमारा काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू फॉर कीपिंग, अब उसको प्लीज आप डिस्कस करते रहो। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप शेयर करते रहो, दूसरे स्टूडेंट जो उसका रिप्लाई जरूर कर दिया करो। जरूरी है कि मैं हमेशा ही रिप्लाई करूं, अगर किसी को उसका आंसर पता तो प्लीज आप उसको रिप्लाई कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स किसी की हेल्प कर रहा है दूसरे की, तो वो बेनिफिशियल है उसके लिए भी और दूसरे को भी। तो ये प्लीज इसका मोटिव बना के रखो कि दूसरे की हेल्प करनी है उन्हें। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।